नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की प्रीमियम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली आज से हम क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले हमने हमारे इसी चैनल पर क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है पिछली क्लासेस में। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में हमने प्राचीन भारत का इतिहास डिस्कस किया था एंड क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में अब आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने को मिलेगा। हमारे चैनल पर जो क्लासेस करवाई जा रही हैं ये प्रीमियम लेवल की हैं और इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आते हैं और नोट्स के माध्यम से कंप्लीट क्लासेस कराई जाती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस इन सभी की क्लासेस करवाई जा रही हैं, जिसमें अभी तक हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस को स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत ही जल्द साइंस और इकोनॉमी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी दे दी है जिसमें जाकर के आप अभी तक आए हुए सारे के सारे लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 6 के मिल जाएंगे एंड जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी उसी प्लेलिस्ट में आगे के लेक्चर भी ऐड कर दिए जाएंगे। ज्योग्राफी के भी हमने प्लेलिस्ट दे दी है, साथ ही साथ पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट हमने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप जाकर के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो क्लासेस आती है इनके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन लोगों को हमारी क्लासेस के नोट्स चाहिए हैं, नोट्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो तरह की ऑप्शन अवेलेबल करा दिए हैं। एक तो नोट्स का डाउनलोड का पीडीएफ डायरेक्टली दे दिया है जिस पर क्लिक करके आप लोग नोट्स को परचेस कर सकते हो। अदरवाइज हमने नोट्स के डाउनलोड करने के लिए, फिर नोट्स परचेस करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बट याद रखना हमारी क्लासेस सारी प्रीमियम लेवल की होती हैं। जो पेड कोर्स आप अलग अलग जगह पर जाकर के 6000 7000 में परचेस करते हो वो क्लासेस बिल्कुल फ्री में हम यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। बट हमारे जो नोट्स आते हैं उनके लिए हम आपसे थोड़ा सा चार्ज करते हैं। तो क्लासेस सारी आपको फ्री में मिलेंगी बट नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। अब चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं। और हां, जिन लोगों ने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेलीग्राम पर हम कई प्रकार के पीडीएफ और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, ऑफर वगैरह वहां पर हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं दृढ़ संकल्प ऑफिशियल, ठीक है। आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने को मिलेगा और जो हमारा न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अब आपको 8 चैप्टर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जैसा पिछला चैप्टर था, जैसा पहले पुरानी एनसीईआरटी में हमें चैप्टर देखने को मिलता था, बिल्कुल उसी प्रकार का है। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए गए। इसमें देखो सन 750 से लेकर के 1750 के बीच में जो गतिविधियां हुई उनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जानकारियां नहीं दी गई हैं बट टॉपिक बताए गए कि हाँ यहां से यहां ये परिवर्तन हुआ, अब यहां पर मुगल आए। तो यहां पर बेसिक बातें ज्यादा दी गई जिनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में नए राजा और उनके राज्य। इसमें जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है 700 से लेकर के और 1100 के आसपास, ठीक है, सन 700 से 1100 के आसपास इस समय जो नए नए राजा बने, जो राज्य उभर के सामने उनके बारे में बताया गया है। फिर चैप्टर नंबर 3 में दिल्ली 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी। इस चैप्टर का पहले नाम हुआ करता था दिल्ली के सुल्तान, ठीक है। तो 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच में जिन लोगों ने दिल्ली पर राज किया उसके बारे में इस चैप्टर में जानकारी दी गई। इस चैप्टर में काफी सारे चेंजेस आए, इनको हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। चौथा चैप्टर है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो मुगलों के बारे में चैप्टर है। इस चैप्टर का पहले नाम था मुगल साम्राज्य, ठीक है। अब इस चैप्टर का नाम हो गया है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो 16वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी का इतिहास मुगलों का इसमें आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसमें जो जनजाति लोग हमारे देश में थे उनके ऊपर अंग्रेजों के क्या प्रभाव रहे, मुगलों के क्या प्रभाव रहे, उनके साथ में मध्यकाल में कैसे के क्या गतिविधियां रही, वो यहां पर दी गई हैं। चैप्टर नंबर 6 में ईश्वर से अनुराग। इसमें आपने सुना होगा भक्ति आंदोलन के बारे में या फिर भक्ति संतों के बारे में। तो भक्ति संतों के बारे में इस चैप्टर में जानकारियां दी गई हैं। चैप्टर नंबर 7 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अलग अलग क्षेत्र में जिन संस्कृतियों का निर्माण हो रहा था उनके बारे में इस चैप्टर में जानकारियां दी गई हैं। और चैप्टर नंबर 8 आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इसमें आपको 18वीं
शताब्दी में जो नए राजनीतिक गठन होते हैं, ठीक है, जब हम कह सकते हैं कि भाई 1700 से लेकर के 1800 के बीच में, ठीक है, अंग्रेजों का आने के बाद में अंग्रेजों ने जो यहाँ पर प्रभाव डाला, ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में जो क्रांति होने लगी थी, ठीक है, 1857 की क्रांति, वो, इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक इसमें दिए गए। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहीं पर क्या है कि हमारे भारत देश में परिवर्तन होता है समय का, इसके बाद के काल को अगर आप पढ़ोगे तो आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से मध्यकालीन भारत के इतिहास के इतने टॉपिक क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में दिए गए, जो कि एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और याद रखना, हमारी तरफ से एक सूचना है आपके लिए, एनसीईआरटी की पुस्तक को आसान और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प के द्वारा एनसीईआरटी के नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। और इस सीरीज में हमने एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो 2023-24 की अभी आई है, इसको कवर किया है। ये सिविल सेवा के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने नोट्स बनाए हैं। हम आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे नोट्स को पढ़ेगा, नोट्स को पढ़ के अध्ययन करेगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित ही उसको सफलता हासिल होगी और उससे मदद मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ हमने नोट्स को बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएं, इसके लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए नोट्स की क्लासेस भी कराई हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सभी अध्यायों को विस्तार से पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और नोट्स की क्लासेस सभी आपको हमारे चैनल पर फ्री में मिल जाएंगी। देखो, हमारे मेन चैनल दृढ़ संकल्प जो है, उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। यहां पर आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस रनिंग में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे इस चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दृढ़ संकल्प 2.0 पर, यहां पर आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस रनिंग में मिलेंगी। हमने तीनों की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर के अभी कभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हम तीनों के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। जिन्होंने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमसे कोई बात करनी है, कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम का ये हैंडल रहा है, और फेसबुक पर भी आप हमको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी बात है तो आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अभी 1000 वर्ष कौन कौन से हैं, ठीक है, कब से लेकर कब तक? तो लगभग 750 से लेकर के 1750 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है, उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई, इतिहास दिया गया, ठीक है। 750 से लेकर के 1750, यानी कि मध्यकालीन भारत जो हमारा रहा है, संपूर्ण मध्यकालीन भारत के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर दिए गए कि ये परिवर्तन हुआ। अब एक बार देखते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मिलता है नई और पुरानी शब्दावली। यहां पर क्या देखने को मिलेगा? कहने का अर्थ यहां पर यह कि भैया जो पुरानी शब्दावली थी, यानी कि पुरानी चीजें थी, और जो नई चीजें हैं, उनमें क्या फर्क है, क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक अभिलेखों को देखेंगे तो हमें कई तरह की भाषाओं में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम हमारे संस्कृत ग्रंथों को आज के टाइम पर देखते हैं। हमारी आज की जो संस्कृत है वो सरल है, ठीक है, उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृत जो हुआ करती थी, वो जो भाषा थी वो बहुत कठिन है। आज के जो हमारे संस्कृत के स्कॉलर हैं वो उनको भी पढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। तो ऐतिहासिक अभिलेखों की अगर बात की जाए तो कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदलती रहती हैं, ठीक है। जो भाषाएं होती हैं उनमें समय के साथ कई सारे चेंजेस आते हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, ठीक है। अगर आप मध्यकालीन फारसी की बात करोगे, जो मध्य युग में फारसी की यूज होता था और जो आज यूज होती है, इन दोनों में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमने संस्कृत का एग्जाम्पल दिया था। अगर आप वैदिक संस्कृति को पढ़ोगे, संस्कृत को पढ़ोगे, और आज के टाइम वाली संस्कृत को पढ़ोगे, दोनों में आपको लाख गुना अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है तो शब्दों के अर्थ भी बदलते जाते हैं, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कहने का अर्थ सिर्फ यहां पर इतना है कि भाई जैसे जैसे समय बदलता है तो जो भाषा है, ठीक है, वो बहुत बदल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो शब्द होते हैं उनके भी अर्थ बदल जाते हैं, व्याकरण भी बदल जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ठीक है, भाषाओं के अर्थ, भाषाएं और सरल होती जाएंगी, उसमें अंतर देखने को मिलेगा। आज हम जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ निकालते हैं हमारे भारत देश के लिए। आज हम हिंदुस्तान शब्द का अर्थ आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत से लेते हैं, ठीक है, भारत के अर्थ से में लेते हैं। लेकिन अगर 13वीं शताब्दी की बात की जाए, 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका जो आशय था हमारे भारत देश के पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था, ठीक है। 13वीं
शताब्दी में मिन्हाज सिराज नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और जब इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इनका जो उद्देश्य था हिंदुस्तान शब्द के लिए, जो आशय था, वो था आपका पंजाब, हरियाणा, यमुना, गंगा यमुना के बीच वाले जो इलाके थे, इन इलाकों के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसमें इस शब्द का राजनीतिक अर्थ, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है, जो ये इलाके आपको देखने को मिलते हैं, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच वाले इलाके, इन इलाकों के लिए मिन्हाज सिराज ने सबसे पहले 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे उस टाइम पर। ठीक है, लेकिन समय बदला, 16वीं शताब्दी आई और 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग फिर से किया। और बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहां के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए, किसके लिए, हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहां के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए बाबर ने 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी यानी कि 1500 से 1600 के बीच में, ठीक है, 1500 से 1600 के बीच में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, निवासियों, यहाँ की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ठीक है, यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समानता। ठीक है, 14वीं सदी में एक और व्यक्ति आए थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। ठीक है, ये कवि थे, इन्होंने 14वीं शताब्दी में हिंद शब्द का प्रयोग किया था, तो उन्होंने इससे हिंद शब्द से मिला जुला करके हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया बाबर ने। ठीक है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, अगर आप भारत को देखोगे, ठीक है, तो उस समय भी भारत पूरे देश का नाम भारत था। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द से हम पूरे भारत को उस टाइम पर नहीं बुलाते थे, या फिर उस समय के जो लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान शब्द से पूरे भारत को नहीं बुलाया था। ठीक है, आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारत के लिए करते हैं। तो वहां पर कहा जा रहा है कि मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, ठीक है, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ लेते हैं। ठीक है, आज हम भाई हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारत के लिए करते हैं, बट उस टाइम पर भारत के लिए भारत शब्द का ही प्रयोग होता था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारत के लिए नहीं होता था। वहां पर अलग अलग तरह से इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि अगर आप देखोगे मिन्हाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में अलग तरह से इसका प्रयोग किया। फिर हमारे यहाँ के अमीर खुसरो थे, इनके बारे में क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे, इन्होंने अलग तरह से हिंद शब्द का प्रयोग किया, बाबर ने अलग तरह से इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, वही चीज यहां पर कही जा रही है कि जैसे जैसे समय बदलता है शब्दों का अर्थ, शब्दों का मतलब बदलता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है, मध्यकाल में किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, जैसे कि आप इस गांव में रह रहे हो, इस गांव से कोई व्यक्ति चलकर के यहां पर आया, ठीक है, और वो व्यक्ति अनजान हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, मध्यकाल में किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। जैसे कि सपोज दैट क्या है कि आज अगर हम पूरे भारत के किसी भी राज्य से किसी भी राज्य में जाते हैं, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते तो हमें कोई परदेशी नहीं कहेगा या विदेशी नहीं कहेगा। जब हम एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, ठीक है, जब हम एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तभी हमको कोई विदेशी या परदेशी कहेगा। लेकिन उस टाइम पर पहले क्या होता था, पहले अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको विदेशी कहा जाएगा। ठीक है, देखो समय में परिवर्तन देखो, शब्दों के अर्थों में परिवर्तन देखो। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी एवं फारसी में अजनबी कहा जाता था। कहने का अर्थ यहां पर यह कि जैसे जैसे समय बदलता है, चीजों के अर्थ, चीजों का मतलब, ठीक है, और क्या है कि कई सारे फैक्ट चेंज होते जाते हैं। उस टाइम पर संचार व्यवस्था इतनी बड़ी नहीं थी, उस टाइम पर जो डेवलपमेंट था इतना बड़ा नहीं हुआ था। आज आप एक गांव से दूसरे गांव दिन में 4 बार ट्रेवल करते हो, बट उस टाइम पर दिन में कोई ना कोई एक व्यक्ति, ठीक है, हो सकता था कि एक व्यक्ति आ जाए। उस समय एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी विदेश माना जाता था, विदेशी कह दिया जाता था। आज हम जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तब विदेशी कहा जाता है। ठीक है, तो और ऐसे लोगों को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था, क्योंकि किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ये फैक्ट हैं कुछ, आप इनको याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है इतिहासकार और उनके स्रोत। जो हमारे यहाँ के इतिहासकार हैं वो इतिहास को लिखने के लिए किस प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं, और मध्यकाल भारत के इतिहास को समझने के लिए हमारे इतिहासकारों ने किन प्रकारों के स्रोतों का इस्तेमाल किया, हम वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है
इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए भी अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे कि भाई वो भक्ति काल के बारे में खोज कर रहे हैं, ठीक है, तो भक्ति से रिलेटेड स्रोतों का उपयोग करेंगे। वो युद्ध के बारे में खोज करें तो युद्ध से रिलेटेड चीजों के बारे में खोज करेंगे। वो साइंस से रिलेटेड कोई खोज कर रहे हैं तो साइंस से रिलेटेड क्या है कि चीजों का उपयोग करेंगे। कहने का अर्थ यहां पर है कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन कर रहे हैं, भाई प्राचीन युग का अध्ययन कर रहे हैं, मध्यकालीन युग का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर आधुनिक भारत का अध्ययन कर रहे हैं। जिस युग का अध्ययन करते हैं और उसकी खोज की प्रकृति क्या है, प्रकृति यानी कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की खोज करें, इस बात को देखते हुए वो अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सन 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक के इतिहास को इस चैप्टर में दिया गया, पूरी की पूरी क्लास में दिया गया। क्लास 7 के एनसीईआरटी में जो इतिहास मिलेगा 700 से 1750 तक के इतिहास को बेसिक रूप से यहां पर बताया गया है। ठीक है, इसलिए इसके लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही थी। देखो, हमने प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ा था, प्राचीन भारत का, तब जब हमने इतिहास, उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया, उन्हीं स्रोतों का प्रयोग कई मायनों में, कई क्षेत्रों में हमारे इतिहासकार मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए भी करते। वही चीज यहां पर कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है, हम 1000 वर्षों के इतिहास को क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ने वाले। ठीक है, इसके लिए इतिहासकारों ने जिन स्रोतों का प्रयोग किया क्लास 7 के एनसीईआरटी को समझने या फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास को लिखने के लिए, उनमें से आपको बहुत सी बातें ऐसी मिल जाएंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। जैसे कि भक्ति काल आप मान लो, ठीक है, युद्ध नीति आप मान लो, ठीक है, या फिर किसी भी स्थल को खोजने की बात कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कई सारे स्रोत ऐसे होते हैं जहां पर एग्जाम्पल के रूप में आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, ठीक है, सिक्के उस टाइम पर जो मुद्रा चला करती थी, शिलालेख उस टाइम पर जो अभिलेखों को लिखा गया था, और तीसरी चीज स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इतिहास काल, जैसे कि आप देखो प्राचीन भारत के इतिहास जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के लिए सिक्कों का प्रयोग किया, उस समय के सिक्कों को ढूंढा, शिलालेखों को ढूंढा और स्थापत्य को ढूंढा, उसके आधार पर उस समय का इतिहास लिखा। ठीक है, और वहीं पर अगर आप देखोगे मध्यकाल के इतिहास के लिए तो इसमें भी सिक्के, शिलालेख और स्थापत्य, इसके अलावा लिखित सामग्री भी ढूंढी गई। ठीक है, लिखित सामग्री पर भी निर्भर है, यानी कि चीजें वैसी ही चली आ रही हैं। ठीक है, इतिहास के स्रोत अगर आप देखोगे उसी प्रकार के देखने को आपको मिलते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अगर आप देखो तो पहले से आपको काफी भिन्न, उसमें काफी अंतर देखने को मिलेगा। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। यहां पर गई होगा, गई लिखा है, गई होगा। ठीक है, एक बार गा होगा। तो अगर आप देखोगे प्राचीन भारत में अगर आप देखोगे और मध्यकालीन भारत में देखोगे तो एक अंतर आपको बड़े तौर पर देखने को मिलेगा। प्राचीन भारत में सिक्के, शिलालेख और स्थापत्य, इनके ज्यादा स्रोत मिलते थे, इनके एग्जाम्पल ज्यादा मिलते थे, ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती थी। लिखित सामग्री बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन मध्यकालीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ोगे, मध्यकालीन का भारत का इतिहास, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको लिखित सामग्री के आधार पर जो स्रोत हैं, ठीक है, ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। और स्रोत भी कोई एक दो नहीं, उसमें भी विविधता पाई जाती है कि भाई एक ही प्रकार के इतिहास को लिखने के लिए 4 स्रोत हमको मिल रहे हैं। कि भाई बाबर का इतिहास आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बाबर के ऊपर एक ही किताब मिल जाए, बाबर के ऊपर 4 किताबें मिल जाएंगी। बाबर के इतिहास को समझने के लिए 5 किताबें मिल जाएंगी कि भाई 5 लोगों ने 5 तरीके से बाबर का इतिहास लिखा। तो यहां पर क्या है कि मध्यकालीन युग का इतिहास समझने के लिए लिखित सामग्री की संख्या बढ़ी और उसमें विविधता भी पाई जाती है। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ठीक है, अगर आप देखोगे जब लिखित स्रोत मिल गए तो लिखित स्रोतों के आगे इतिहासकारों ने जो सूचना के दूसरे प्रकारों के स्रोत मिलते थे कि भाई सिक्के मिल रहे, शिलालेख मिल रहे, स्थापत्य मिल रहे, इनका इस्तेमाल करना धीरे धीरे कम कर दिया। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। ठीक है, जब इतिहास मध्यकाल के दौरान जब आप देखोगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ठीक है, तो कागज जो था धीरे धीरे सस्ता होता चला गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, ठीक है, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने के लिए कागजों का प्रयोग करने लगे।
ठीक है भाई। धर्म ग्रंथ, कोई कवि आया, उसने क्या है कि कविताएं लिखी, कोई संत आए, उन्होंने जैसे कि आपने देखा बौद्ध धर्म का इतिहास, ठीक है, या फिर हमने देखा जैन धर्म का इतिहास, या फिर हमने देखा कि सनातन धर्म में कई सारे ग्रंथों को लिखा गया। तो जैसे जैसे मध्यकाल में कागज की उपलब्धि बढ़ती गई, लोगों ने धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत या फिर संतों के लेखन, ठीक है, और उपदेश, या फिर जो अर्जियां थी, ठीक है, कि भाई शासक के पास हम जा रहे हैं अपनी अर्जी लेकर के, तो अर्जियां हो गई। इसके अलावा और भी कई सारे हिसाब खाते, ठीक है, कि भाई हम उधार आप हमारे यहाँ से ले रहे तो हम आपका खाता चलाएंगे, या फिर और भी चीजें जो थी, इसमें कागज का प्रयोग काफी बड़ी मात्रा में होने लगा। और वही कागज आज हमारे इतिहासकारों को मिल जाते हैं पांडुलिपि के रूप में, या फिर मतलब कागज के रूप में, खाते के रूप में, किताब के रूप में, और उनको देख करके उस समय के इतिहास का पता लगाया जाता है, उस समय के टाइम पीरियड को समझा जाता है। धनी व्यक्ति जो थे, धनी व्यक्ति, शासक जन, ठीक है, धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर, एक मिनट, धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर, हाँ, जो शासक जन थे और धनी व्यक्ति थे, ये मठ और मंदिर, ठीक है, एक मिनट, हाँ अब आ गया। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। हाँ देखो, जो धनी व्यक्ति होते थे, अमीर व्यक्ति, वो पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। इसके अलावा जो शासक लोग होते थे, राजा लोग, ठीक है, वो पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। इसके अलावा मठ और मंदिर, ठीक है, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं, ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। कहां कहां पर? एक तो हो गया आपकी पुस्तकालय, ठीक है, जहां पर आप लाइब्रेरी जिसे आज के टाइम पर कहते हैं, उस टाइम पर भी लाइब्रेरी हुआ करती थी, ठीक है। हमने नालंदा के बारे में पढ़ा है, ठीक है, नालंदा के बारे में पढ़ा है, उस टाइम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। और नालंदा के बारे में कोई छोटी मोटी बातें नहीं पढ़ी है, नालंदा उस समय की बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, और उसमें लाइब्रेरी भी बहुत सारी थी। उसमें जो पुस्तकें थी, कहा जाता है जब आग लगाई गई तो 1 महीने तक उसमें आग लगी रही, ठीक है, मुगलों ने आग लगवाई थी और 1 महीने तक उसमें आग लगी रही। इस प्रकार से हमारे ज्ञान को नष्ट किया गया था, ठीक है। तो देखो उस समय के जो ये पुस्तकालय थे या फिर जो अभिलेखागार थे, जहां पर अभिलेख वगैरह लिखे जाते थे, अभिलेखों को रखा जाता था, वहां पर इन पांडुलिपियों को एकत्रित किया जाता था, ठीक है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। अब जैसे कि भाई ये जो पीडीएफ है, ये उस समय के इतिहासकारों को मतलब आने वाले जो इतिहासकार होंगे, मान लो कि आज से 2050 हम बात करें 2170 की, ठीक है, सन 2170 में अगर कोई व्यक्ति है जो इस समय के इतिहास को जानना चाहता है या फिर मध्यकालीन भारत के, फिर प्राचीन भारत के इतिहास को जानना चाहता है और उसको हमारी पीडीएफ मिल जाए, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है, तो हमारी ये बुक मिल जाए तो उसको जानना बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह से उस समय की जो पांडुलिपियां मिल जाती है, तो इन पांडुलिपियों की मदद से विस्तृत जानकारी हमारे यहाँ के इतिहासकारों को मिल जाती है। अच्छा, अभिलेखागार किसे कहते हैं? तो ऐसा स्थान जहां पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, ठीक है। दस्तावेज की भाई यहां पर रजिस्ट्री हुई है, ठीक है, राजा ने अपनी प्रजा को इतना दान दिया, या फिर राजा ने किसी व्यक्ति के ऊपर खुश होकर के उसको फांसी की सजा दे दी, ठीक है। भाई खुश होकर कौन फांसी की सजा देता है? मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो जो भी क्रियाकलाप होते थे, उनके जो कागज होते थे, जो पांडुलिपियां होती थी, उनको संग्रहित करने की जगह को अभिलेखागार कहते हैं, ठीक है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अपने अभिलेखागार होते हैं, चाहे किसी भी राज्य सरकार के पास आप चले जाओ, ठीक है, जिसे रिकॉर्ड रूम हम आज के टाइम पर कहते हैं, ठीक है, जहां भी अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अभिलेखागार जो है आज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उन दिनों छापे गाने तो थे नहीं, ठीक है, कि भाई आज के टाइम के जैसे हम प्रिंटर के पास में गए या फिर किसी भी शॉप के पास में गए और हमने अपना पीडीएफ दिया, उन्होंने प्रिंट करके हमको दे दिया, या कॉपी दी, उन्होंने कॉपी की प्रिंट निकाल करके उसकी कॉपी करके हमको दे दी, ठीक है, फोटो कॉपी करके हमको दे दी। उस समय पर ऐसे छापे खाने तो थे नहीं, ठीक है, इसलिए लिपिक और नकल नवीस, ठीक है, कौन? लिपिक और नकल नवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति तैयार करते थे। अच्छा, लिपिक किसे कहते हैं और नकल नवीस किसे कहते हैं? जैसे कि आज के टाइम पर आप क्या करते हो, अपने दोस्त के पास जाते हो और अपने दोस्त से कॉपी लेकर के आते हो कि भैया हमारा काम छूट गया है, सर जब लिखवा रहे थे तो हम सो रहे थे बैठ के, या फिर तब हम खेल रहे थे और हमारी राइटिंग बहुत धीमी है, चीटा की टांगों जैसी राइटिंग है, तो अब भैया अपनी हमें कॉपी दे दो, हम आपकी कॉपी से अपनी कॉपी में होमवर्क पूरा करेंगे या फिर अपना वर्क पूरा करेंगे। तो आप क्या करते हो, उसकी कॉपी से अपनी कॉपी में नोट कर लेते हो, उसे टाइम क्या करते हैं, नकल उसकी उतार लेते हो। इसी तरह से कोई ग्रंथ होता था या फिर कोई भी पुस्तक है, कोई इतिहास है, उसकी प्रतिकृति तैयार करना,
ठीक है, उसकी प्रतिकृति तैयार करना, उसकी एक और कॉपी बनाना, एक और कोरी कॉपी ली, उस कॉपी के ऊपर इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको बिल्कुल वैसा ही नोट कर देना। ये व्यक्ति जो किया करते थे, जो नोट करने का काम करते थे, उनको लिपिक या नकल नवीस कहते थे। ठीक है, तो उन दिनों जब छापे खाने नहीं थे, ठीक है, तब लिपिक या नकल नवीस थे और ये हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। ठीक है, उनकी कॉपी तैयार करते थे। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल भी करते चलते थे। अब जैसे कि आप अपने दोस्त की कॉपी लाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके दोस्त की पूरी हैंड राइटिंग आपको एग्जैक्ट पता चल जाए, उसने क्या लिखा है ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, उसने क्या क्या लिखा है, कहां लिखा, आप सब कुछ समझ जाओ। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह आएगी जहां पर आप अटक जाओगे। अब जहां पर अटक जाओगे वहां पर आप दो काम करोगे, या तो अपने दोस्त के पास फोन लगाओगे और कहोगे कि क्या लिखा है इसमें, जल्दी बताओ, और वो बताएगा। ठीक है, और अगर वो उसके पास में आपसे मतलब अब बात करने की समय नहीं है या फिर ऐसा साधन ही नहीं है कि आप उससे बात कर पाओ, तो आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से उस चीज को लिख लोगे अपनी कॉपी में, ऐसे ही तो करोगे। इसी तरह से जो हमारी लिपिक या फिर नकल नवीस हुआ करते थे, ये जब प्रतिलिपियां तैयार करते थे, ठीक है, तो जो चीज उनको समझ में नहीं आती थी उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके वो उस चीज को लिख देते थे। इस तरह से क्या हुआ, प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते हुए चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई पूरा का पूरा वाक्य, ठीक है, सदी दर सदी अगर आप देखोगे तो प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गई। अब जैसे कि भाई सबसे पहले नंबर 1 आया, उसने क्या है कि मेन कॉपी तैयार की थी। ठीक है, नंबर 2 आया, उसने क्या किया, इसकी एक कॉपी तैयार कर दी। इसको नंबर 2 को नंबर 1 की कुछ बातें समझ में नहीं आई, उसने उसमें अपनी तरफ से ऐड करके अपने हिसाब से उन बातों को लिख दिया। फिर नंबर 3 आया, इसने इसकी कॉपी तैयार की। ठीक है, और जब नंबर 3 ने कॉपी तैयार की तो इसकी कुछ बातें नंबर 3 को समझ में नहीं आई, तो नंबर 3 ने क्या किया, अपने हिसाब से उन बातों को लिख दिया। फिर आता है नंबर 4, ठीक है, इस तरह से नंबर 5, फिर नंबर 6, नंबर 7, ऐसे जब प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां तैयार होती चलेंगी, कॉपी की कॉपी तैयार होती चलेंगी, तो जो मेन कॉपी थी उससे और जो लास्ट में कॉपी बनी, मान लो कि 10 कॉपी तैयार हुई, तो मेन कॉपी से 10वीं कॉपी तक अगर आप देखो तो काफी अधिक फर्क देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी बातें कुछ इसे समझ नहीं आई, इसकी कुछ इसे समझ में नहीं आई, इसकी इसे समझ में नहीं आई और इसकी इसे समझ में नहीं आई। इस तरह से अगर आप देखोगे तो सभी ने थोड़ा थोड़ा फेरबदल किया, और जब सभी ने थोड़ा थोड़ा फेरबदल किया तो 10वें तक आते आते उस जो मेन कॉपी थी वो और 10वीं कॉपी, इनमें बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। वही यहां पर कहा जा रहा है, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे क्या हुआ, बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिले। अब जैसे कि जो मूल पांडुलिपि थी, एग्जाम्पल के रूप में भी हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा की बात करते हैं। अभी आपने देखा हमारे एक स्वामी जी हैं, ठीक है, जो कि जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिन्होंने जब हमारे राम मंदिर का सवाल चल रहा था तब हमारे यहाँ के जो जज थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर कोई इसका सबूत दे सके तो बुलाओ, तो वो गए थे, उनको दिखाई नहीं देता है आंखों से, मतलब इस टाइम पर अंधे हैं। ठीक है, और वैसे अंधे तो हम सभी लोग हैं, उनको बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो अपनी मन की दृष्टि से देखते हैं, उनको चारों वेद पूरे कंठस्थ हैं, सभी के सभी ग्रंथों का ज्ञान है। तो उन्होंने वहां पर जाकर के शायद 135-36 सबूत दिए थे। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक खोलो, इस पुस्तक के इस पेज नंबर पे, इस जो तो दोहे में या फिर इस चौपाई में ये सबूत है, ये सबूत है। 135-36 सबूत दिए थे उन्होंने। अभी क्या है, हनुमान चालीसा में 3 गलतियां निकाली हैं। ठीक है, अब हनुमान चालीसा में 3 गलती आई, उनको स्टार्टिंग के हनुमान चालीसा की बात पता थी, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हनुमान चालीसा की कॉपी होती चली गई। एक गलती उन्होंने निकाली कि भैया हम लोग कहते हैं, कई सारी हैं वैसे, मुझे ऐसे एक मिनट, एक है, हाँ एक है कि उसमें बताया गया था कि जो हनुमान जी हैं, ठीक है, वो शंकर सुमन केसरी नंदन कहा जाता था। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने एक राम के बीच में 3 चौपाइयों में उन्होंने गलती निकाली थी। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो जो मेन कॉपी तैयार की गई थी, ठीक है, उससे आज अगर आप हनुमान चालीसा में देखो तो कितने डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अभी एक राजनीतिक बहुत उथल पुथल हुआ था रामायण के ऊपर लेकर के, ठीक है, कि वहां पर ढोल गवार शूद्र पशु कहा गया था, उसमें भी रामायण में फेरबदल हुई थी, उसको समझने में भी अंतर हुआ था। तो वही चीज यहां पर दी जा रही कि इसमें बहुत ही हमारे के जो लेखक हैं या फिर इतिहासकार हैं जो इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है जब उनको मेन कॉपी नहीं मिलती है, मेन लिखने वाले को नहीं मिलती है, और उसकी कॉपी में बनती चली आती है, और लास्ट की कॉपी उनके पास पहुंच पाती है जिसमें काफी अधिक फेरबदल हो चुका होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, और ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो
मूल सबसे पहले कॉपी बनाई गई थी वो उनको प्राप्त हो सके। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इस इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब भाई देखो, हमें एक बात बताओ, जैसे कि आपको क्या है कि जो मेन कॉपी तैयार की गई थी नंबर 1, ठीक है, और अब आपको मिल रही है नंबर 10, नंबर 1 के बाद में नंबर 10 आपको मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है। अब आपको इतनी पुस्तकें मिल रही हैं, ठीक है, और सभी में अंतर है, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि भैया सही क्या है? सही पता लगाने के लिए इन सभी पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर नंबर 1 ही मिल जाती, ठीक है, तो भाई एक से ही काम चल जाता। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ के इतिहासकारों को सबसे मेन जो पांडुलिपि तैयार की गई थी या मेन जो पुस्तक तैयार की गई वो नहीं मिल पाती है, इसलिए हमारे के इतिहासकार क्या करते हैं, अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जितनी भी उनको मिल पाती हैं एक ही ग्रंथ की अलग अलग कॉपियों का अध्ययन करते ताकि मेन बात को जाना जा सके कि भाई लेखक ने मेन बात लिखने का प्रयास किया था। ये तो बाद में नकल नबीस आए, इन्होंने बीच बीच में कई सारे फेरबदल कर दिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। लिखावट की भिन्न लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है। हाँ देखो, लिखावट की भी कई सारी मतलब क्या होती हैं जो शैलियां उस टाइम पर, 2 शैलियां थी, एक थी आपकी नस्तलिक लिपि और एक थी आपकी शिकस्त लिपि, ठीक है। तो लिखावट की जो भिन्न भिन्न शैलियां थी उसकी वजह से अरबी और फारसी पढ़ने में कठिनाई भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ के इतिहासकार जो है उनको ये चीजें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो नस्तलिक लिपि में अगर आप देखोगे तो ये बाईं ओर से लिखी जाती थी, ठीक है, बाईं ओर से ऐसे, एक मिनट, ये होता दायां, ये होता बायां, हाँ, ये ऐसी लिखी जाती थी, ठीक है, जैसे हम लोग आजकल लिखते हैं। तो नस्तलिक लिपि में बाईं ओर से लिखा जाता था, बाईं ओर से वर्ण जोड़ते हुए धारा प्रवाह रूप से इसे लिखे जाते थे, ठीक है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था, लेकिन अगर आप शिकस्त लिपि देखोगे तो ये दाईं ओर से लिखी जाती है। इनके ऊपर प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कि नस्तलिक लिपि में किधर से अक्षर जोड़ के किधर तरफ लिखा जाता था, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आ सकता है कि नस्तलिक और शिकस्त लिपि में अंतर स्पष्ट कीजिए, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको लिख लिया। नस्तलिक लिपि जो है ये बाईं ओर से अक्षर जोड़ते हुए, ठीक है, कि भाई इधर लिखा और बाईं ओर अक्षर जोड़ते हुए, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था, बाईं ओर से अक्षर जोड़ते हुए, यानी कि सबसे पहले यहां पर लिखा, फिर ऐसे ऐसे अक्षर जोड़ते हुए ऐसे, ठीक है, इसमें बाईं ओर अक्षर जोड़ा जाता है, ठीक है। और शिकस्त लिपि में क्या होता है, दाईं ओर अक्षर जोड़ता है, यानी कि यहां से लिखना शुरू किया और इसे दाईं ओर अक्षर जोड़ते हुए पूरा लिखते चले गए, ठीक है। ये जो शिकस्त लिपि होती है अधिक संक्षिप्त, सघन और कठिन होती है, जबकि अगर हम नस्तलिक लिपि की बात करें तो इसमें बाईं ओर से वर्ण जोड़ते हुए धारा प्रवाह रूप से लिखते हैं। फारसी अरबी के जानकार जो होते हैं उनको ये लिपि पढ़ना बहुत ही आसान उनके लिए होता है, ठीक है। अब हम बात करते आगे बढ़ते नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों के बारे में, ठीक है। यहां से आपको मेन इतिहास देखने को मिलेगा, ठीक है। मेन इतिहास, अभी तक तो हमने ये समझा था कि इतिहास को हमें कैसे पता चलता है, इतिहास के बारे में हमें जानकारियां कहां से मिलती हैं। यहां पर मेन टॉपिक दिया गया है, ठीक है, यहां से मेन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है सन 700 से 1750 के बीच में अगर आप देखोगे लगभग 1000 साल का टाइम है ये, ठीक है, 1050 साल का है, बट हमें लगभग 1000 मान लेते हैं, लगभग में, ठीक है। 1000 वर्षों में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, ठीक है, बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। अब आप परिवर्तनों में यही देख लो, प्राचीन भारत में कि आपको या फिर सन 700 में तोप देखने को मिलती थी, बंदूक देखने को मिलती थी, नहीं, लेकिन 1750 तक आते आते बंदूक, तोप सब कुछ हो गया। तो बड़े पैमाने पर और बहुत ही अनेक परिवर्तन आपको देखने को मिले, ठीक है। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, ठीक है, जैसे कि सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग सन 700 में नहीं था, लेकिन 1750 तक आते आते सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा कताई में चरखे का प्रयोग, सूत की कताई में कपड़ा बनाने के लिए चरखे का प्रयोग होने लगा। युद्ध में अग्नियास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल, ठीक है, ये कुछ नए आविष्कार थे जो कि 1750 तक आते आते किए गए, ठीक है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये आना, ये अगर आप देखोगे सन 700 तक ये नहीं थे, ना ही आलू था, ना ही मक्का थी, ना ही मिर्च थी और ना ही कॉफी थी। लेकिन 1750 तक आते आते ये सारी की सारी चीजें आपको भारत में देखने को मिलने लगी। हमारे भारत देश में जो बाहर से व्यापारी आए थे व्यापार करने के लिए, यहां से चीजों को ले जाने के लिए, वो
अपने साथ में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी ये सब कुछ लेकर के आए। ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ में आए जो नए विचार लेकर भारत में आए। यानी कि व्यापारिक दृष्टि से, या व्यापारिक दृष्टि छोड़ दे, भारत पर अधिकार पाने के लिए, भारत पर कब्जा करने के लिए जो लोग यहां पर आए, उनके साथ में ये नई प्रौद्योगिकियां भारत में आई। कौन कौन सी? चरखे की, रहट की, अग्न्यास्त्रों की, या फिर इन सब्जियों की, नए तरह के खान पान की। ये जितने भी परिवर्तन आपको नई प्रौद्योगिकी के देखने को मिलते हैं, ये उनके साथ में भारत में आई जो भारत में अलग विचार लेकर के आए। और केवल इतना ही नहीं, ठीक है, देखो ये चीजें तो हम मान सकते हैं, ठीक है। चरखा हो गया, ये भारत में ही था, हमेशा सूत की कताई हो रही थी। रहट का प्रयोग, ये भारत के में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। आग्नेयास्त्र हम इसके मान सकते हैं कि भाई ये हो सकता है, हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। आप लोग बताओ कि आग्नेयास्त्रों का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया था? कुछ एग्जाम्पल से चीन की बात की जा रही है, चीन में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। चीन में कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से चीन की बात होती है, इसके अलावा और भी देशों की बात होती है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देते हैं कि सबसे पहले भारत में ही प्रयोग हुआ इसका, बारूद से। और जो मुगल आए थे वो अपने साथ में तोप वगैरह लेकर के आए, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वाला काल रहा है। हाँ देखो, मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अभी अगर आप आधुनिक भारत में देखोगे तो सन 2000, ठीक है, सन 2004 से अगर आप और 24 तक देखोगे तो इतने परिवर्तन जो 2004 से लेकर के 24 के बीच में हुए, इतने सन 1947 से लेकर के 2004 के बीच में नहीं हुए। अभी आप देखो दुनिया कितनी तेजी से बदली, और कोरोना आने के बाद में जो इंटरनेट ने अपनी भूमिका निभाई है, जो टेक्नोलॉजी ने अपनी भूमिका निभाई है, ये तो बहुत ही बड़े लेवल पर हो गई, ठीक है। कितना परिवर्तन हुआ। अभी क्या है कि कोई व्यक्ति घर बैठे बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यूट्यूब पर एक भी ऐसा मतलब आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक भी ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जिसका वीडियो यूट्यूब पर ना हो। हर टॉपिक पर आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो यूपीएससी की, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हो YouTube पर, ठीक है, बिल्कुल फ्री में अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो देखो परिवर्तन जो हुआ है मध्यकाल में, अगर आप देखो तो आर्थिक क्षेत्र में बड़े तौर पर परिवर्तन हुआ, ठीक है, लोगों के पास पैसा आने लगा, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े तौर पर परिवर्तन हुआ, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल बहुत सारी। पहले हिंदुओं का राज था, मुगल आए, मुगलों के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेज भी आ गए, अंग्रेजों के साथ में डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, सभी ने यहाँ पर अपने अपने हाथों को आजमाया, ठीक है। इसी समय में अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में हिंदुओं में भी कई सारे लोग थे, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी बहुत बड़े तौर पर हुए। मुगल आए, इससे पहले अगर आप देखोगे तो केवल हिंदू थे भारत में, ठीक है, लेकिन मुगल आए, ठीक है, मध्यकाल में ही मुगल आए, ठीक है, मुगल आए, मुगलों के साथ में अंग्रेज भी आए। इसी टाइम पर व्यापारी यात्री भी आए, और यात्री अपने साथ 8 धर्मों को लेकर के आए। जो संसार में प्रमुख 8 धर्म पाए जाते हैं, सारे के सारे प्रमुखता भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं। ये हमने पॉलिटी में कल डिस्कस किया था, ठीक है। पॉलिटी की क्लासेस जिन लोगों को ज्वाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्लेलिस्ट दे दी है, आप देख सकते हैं। तो मध्यकाल में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, हमने इस चीज को देखा। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। देखो हमारे यहाँ पर व्यापार बहुत बड़े तौर पर हो रहा था उस टाइम पर, ठीक है। अगर आप चीन से मुकाबला करो तो चीन हमारे सामने उस समय 30% पर था, ठीक है, और हम 70% में। जो व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए चीन और भारत का, तो उस समय पर चीन 30%, चीन के पास में 30% व्यापार था और हमारे पास 70% में। और अगर आज की बात की जाए तो भारत के पास में 30% भी नहीं है और चीन के पास में 70% से भी ज्यादा व्यापार है। तो देखो ये परिवर्तन हुआ है। अगर हम अपने भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो मध्यकाल में, ठीक है, अपना भाग्य गढ़ने और अपने पास में अपार संपदा इकट्ठा करने के लिए बहुत ही अधिक संभावनाएं मौजूद थी। मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, जिन लोगों का महत्व बढ़ा, जिन लोगों ने अपने भाग्य बनाए, ठीक है, गढ़े, जिन लोगों ने संपदा इकट्ठी की, उनमें राजपूत प्रमुख थे। राजपूतों का बहुत बोलबाला रहा, ठीक है, जो कि राजपुत्र यानी कि राजा पुत्र से निकला। जो शब्द है राजपूत, ये राजपुत्र शब्द से निकला है, ठीक है। 8वीं से लेकर के 14वीं सदी के बीच में ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे उनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए होता था, ठीक है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ण ही नहीं, वर्ग ही नहीं आता था, बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते थे। यानी राजा भी राजपूत कहलाते थे, सामंत वर्ग भी राजपूत कहलाता था। सामंत किसे कहते हैं ये हम क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं, वैसे हम आगे और डिस्कस करें। सामंत बेसिकली होते हम आपको यहीं पर बता दें, राजा जो थे,
ठीक है, पूरी की पूरी अपने पास सेना नहीं रखते थे। जैसे कि राजा का इतने बीच में पूरा का पूरा साम्राज्य, ठीक है, राजा ने यहाँ पर क्या किया कि इतना इलाका एक व्यक्ति को दे दिया, इतना इलाका एक व्यक्ति को दे दिया, इतना इलाका एक व्यक्ति को, छोटे छोटे इलाके को, अपने राज्य को छोटे छोटे इलाकों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हर इलाके में एक सामंत बैठा दिया और उससे कहा तुम इस पूरे के पूरे इलाके से कर इकट्ठा करोगे और अपने पास इतनी सेना रखोगे, ठीक है, और जो सेना रखोगे वो सेना जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी आपको वो सेना हमारे पास भेजनी होगी, हम युद्ध के लिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हर एक इलाके से इनके पास सेना जाया करती थी। इन्हें सामंत कहते, ठीक है, इन्हीं को सामंत कहा जाता था। और जो इनको कर मिलता था उससे अपना खर्चा चलाते थे, उससे घोड़े वगैरह लाते थे, हथियार वगैरह इकट्ठा करते थे, ठीक है। और इन सामंतों का स्थानांतरण किया जाता रहता था कि भाई 5 साल के लिए आप यहाँ पर हो, फिर आप यहाँ चले जाओगे, 1 साल के लिए आप यहाँ पर रहोगे। इन सामंतों की जब शक्ति बढ़ जाती थी तो ये राजा को कभी कोई चुनौतियां भी दे देते थे कि भाई अब तुम नहीं, हम राजा रहें, क्योंकि अब हम ज्यादा योग्य हैं, अब हमारे पास ज्यादा शक्ति है, हमारे पास ज्यादा संपदा है। जहां पर राजा कमजोर पड़ते थे वहां पर, जैसे कि अगर आप अशोक सम्राट के इतिहास को देखोगे तो अशोक ने जब धम्म का पालन करना शुरू कर दिया था, जब अशोक ने धम्म अपना लिया था, तो अशोक के धम्म अपनाने के बाद में कई सारे सामंत उठ खड़े हुए थे, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि भाई अब तो तुम हिंसा करोगे नहीं, ठीक है, तो उन्होंने आजाद होने के कई सारे प्रयत्न किए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अशोक का साम्राज्य जब तक अशोक रहे तब तक चलता रहा, ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में डर था कि इसने हथियार छोड़े हैं, हथियार चलाना भूला नहीं है, अगर हथियार उठा लिया तो भाई मतलब फिर तो भगवान ही बचाए, ठीक है। भाई धम्म का पालन करना शुरू कर दिया अर्थात अहिंसा, ठीक है, और अहिंसा का पालन करना शुरू किया अर्थात हथियारों को छोड़ दिया, लेकिन हथियार जो हैं उन्होंने डाले हैं, हथियार चलाना भूले नहीं, ठीक है। तो लोगों के मन में डर था कि अगर इसने फिर से हथियार उठा लिए तो हमारी ऐसी कम तैसी हो जाएगी। तो जब तक अशोक सम्राट रहा तब तक तो सामंत वर्ग चुप रहे, लेकिन जैसे ही अशोक सम्राट गद्दी से हटा तो सामंतों ने सर उठाना शुरू कर दिया। अलग अलग क्षेत्रों में आप देखो तो अलग अलग प्रकार के साम्राज्य खड़े हो गए धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर वही कहा जा रहा है, जो राजा थे वो अपने पास सामंत वगैरह रखा करते थे, ठीक है। हाँ, सामंत भी, तो जो सामंत थे, सामंत वर्ग भी राजपूत की श्रेणी में आता था, राजा भी राजपूत की श्रेणी में आते थे, सेनापति भी राजपूत की श्रेणी में आते थे और सैनिक भी राजपूत की श्रेणी में आते थे। यानी हम कह सकते हैं जो क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति थे वो सारे के सारे राजपूत कहे जाते थे, ठीक है। और इन्होंने इस टाइम पीरियड में अपने अपार संपदा इकट्ठी की और अपने भाग्य को गढ़ा, ठीक है, जो कि पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते, कवि और चारण, ठीक है, कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। देखो कवि जो हुआ करते थे, ठीक है, ये कवि और चारण ये दो उस समय पर समूह थे, ठीक है, 2 प्रकार के लोग थे, कवि और चारण लोग थे। ये लोग क्या करते, चारण भाट कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, राजपूतों की आचार संहिता और प्रबल पराक्रम, ठीक है, वो जो काम करते थे, उनका जो युद्ध नीति थी, उनका जो पराक्रम हुआ करता था और उनके स्वामी भक्ति, इन चीजों का गुणगान किया करते थे। उनके ऊपर कविता लिख दी, उनके ऊपर गीत बना दिया, गाया करते थे कि भाई बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, महाराणा प्रताप के ऊपर कुछ लिख दिया, वीर शिवाजी के ऊपर कुछ लिख दिया, बहुत अच्छी कहानी। तो ऐसी कविताएं लिख करके, गीत लिख करके ये लोग क्या करते थे, उनके स्वामी भक्ति और उनके पराक्रम का गुणगान किया करते थे, ठीक है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ उठाते हुए, हाँ यही जो युग था इसमें राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने का अवसर उठाते हुए मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जो थे मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी, ठीक है, इन आदि समूह ने लाभ उठाया, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड रहा ना मध्यकाल का, इसमें मराठा लोगों ने बहुत अधिक लाभ उठाया इसका, सिखों ने बहुत अधिक लाभ उठाया, ठीक है, जाटों ने बहुत अधिक लाभ उठाया, अहोम ने लाभ उठाया और कायस्थ वर्ग जो था, ठीक है, जो लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली एक जाति थी उनको कायस्थ कहा जाता था। उस समय पर क्या है कि लिपियों का बहुत अधिक प्रयोग होता था, मुंशियों का बहुत अधिक कार्य होता था, ठीक है। तो इन्होंने इसका बहुत लाभ उठाया, ठीक है, और ये आगे बढ़े, ठीक है, इनकी बहुत अधिक उन्नति इनको मिली। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था, ठीक है। पहले क्या है कि अगर आप हमारे भारत में देखोगे तो जंगल बहुत पाए जाते थे। जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, फिर हम अशोक साम्राज्य की बात करते हैं, अशोक सम्राट के साम्राज्य की बात करते हैं, तो हमारे देश में जंगल बहुत पाए जाते थे। लेकिन जब मध्यकाल में आप देखो तो जंगलों की कटाई मध्यकाल में बहुत जोरों पर हुई, ठीक है, जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। भाई जब जंगलों की कटाई हो जाएगी जमीन निकलेगी और जमीन में खेती होने लगी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे तौर पर हुआ, ठीक, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे। हुआ क्या
जो वनवासी थे ये जंगलों में रहते थे, ठीक है। और जब राजाओं ने हमारे के जंगलों को कटवाना शुरू कर दिया, ठीक है, जंगलों को कटवाना शुरू कर दिया, तो इन वनवासियों को अपने जंगल छोड़ करके मजबूरन अपना स्थान छोड़ करके जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए, अपनी मतलब अपना काम छोड़ करके, अपने इलाके को छोड़ करके अन्य इलाकों में जाने लगे। अब मान लो कि अगर यूट्यूब अचानक से बंद हो जाए, यूट्यूब को बैन कर दिया जाए, जैसे भी टिकटॉक बैन हुआ था, तो भाई यूट्यूबर जितने भी हैं वो अपना अपना रोजगार ढूंढेंगे अलग अलग, ठीक है। यूट्यूबर जितने भी उनको तो आज रोजगार मिला हुआ है, बट अगर मान लो कि भारत और अमेरिका का युद्ध हो जाए, ठीक है, और अमेरिका के आज के बाद भारत में हमारी यूट्यूब की सुविधाएं नहीं चलेंगी, ठीक है, तो क्या भारत में जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी को रोजगार भारत सरकार दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। इसी तरह से जब वनवासियों के वनों को काटा जा रहा था, तो वनवासी वहां से निकल आए और उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के रोजगार ढूंढने शुरू कर दिए, ठीक है। कुछ क्या करने लगे, जमीन की जुताई करने लगे, ठीक है, कि भाई किसानों के पास जाते थे गांव में, उनसे कहते थे कि भाई हमको जमीन की जुताई करनी है, दे दो, ठीक है, अगर आपके पास जमीन जुतनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कृषक बन गए, ठीक है, खेती बाड़ी करने लगे। कृषकों के ये नए समूह बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, ठीक है, एक मिनट। हाँ, कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, ठीक है। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग का बेगार करना पड़ता था। देखो, हाँ समझो, जब इन वनवासियों ने जंगलों को छोड़ करके ये किसान बन गए या जमीन की जुताई करने लगे, तो ये आम जनता के बीच में आकर के रहने लगे। अब आम जनता में अगर आप देखो तो क्षेत्रीय बाजार होती है, मुखिया होते हैं, ठीक है, पुजारी होते हैं, मठ होते हैं, मंदिर होते हैं, ठीक है। तो जब ये सभी इनके संपर्क में आए तो इनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रभावित भी होने लगे कि भाई मंदिर में पैसे, देखो वनवासी जो थे पहले, ना तो उनके पास में देखो बाजारें हुआ करती थी कि भाई वनवासी जो है वो सब बाजार चला रहे, वो वस्तु विनिमय पर कार्य करते थे, मुद्रा वगैरह नहीं चलाते थे, ठीक है, कि भाई वस्तु विनिमय पर कार्य करते थे और इनकी संख्या बहुत कम रहती थी। जब इन्होंने इनसे इनके जंगल छीन लिए गए और ये आम जनता के बीच में आकर के रहने लगे, तो इन्होंने क्या किया, ये मुखिया के संपर्क में आए, बाजारों के संपर्क में आए, पुजारियों के संपर्क में आए, ठीक है, मठों के संपर्क में आए और इनसे प्रभावित होने लगे, बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। अब इनको कर भी चुकाना पड़ने लगा, पहले ये कर नहीं चुकाते थे, ठीक है, पहले क्या थे, जंगलों में रहते थे, हुआ करते हुए अपना पेट भरते थे, काम खत्म, ठीक है, पेट भर लिया, पेट भरने के लिए ही सारे का काम किया करते थे, पेट भरना और अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, ठीक है, बस इसके लिए कार्य करते थे, ठीक है। अब क्या है, जब ये समाज के अंग बन गए तो इनको कर भी चुकाना पड़ने लगा, ठीक है। स्थानीय मालिक जो हुआ करते थे उनकी बेगार करनी पड़ती, बेगार यानी कि बेकार के कार्य, ठीक है, उनकी बेफालतू में जाकर के उनके लिए काम करना, अब उनके लिए काम भी इनको करना पड़ने लगा, ठीक है। इस तरह से इनकी जिंदगी में भी परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब देखो, एक किसान वो थे जो समाज के साथ में बिल्कुल बराबरी से मिलकर चलते थे। अब ये लोग आगे, इनको जो किसान थे मेन, वो बाहर का व्यक्ति समझते थे क्योंकि ये जंगलों से आए, ठीक है। अब आपके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके जैसा ना हो, ठीक है, और आपके इलाके का ना हो, तो आप क्या उसको अपनी बराबरी का दर्जा दोगे? आपके जैसा ना दिखता हो तो क्या दोगे? इसी तरह से मतलब ये क्या होता है, भेदभाव हम सभी लोग करते हैं, वैसे होते सभी लोग समान ही हैं, बट भेदभाव करना हमारी आदत में है, ठीक है। रूढ़िबद्ध सोच होती है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था हमारे मेन चैनल पर, क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जब ये लोग आ गए तो इससे क्या हुआ, किसानों के बीच में एक किसान जो पहले से मौजूद थे और एक ही नए किसान आ गए, तो किसानों के बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास में ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। तो यहां पर किसानों के बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा, क्योंकि कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास में उपजाऊ जमीन थी, वो खेती बड़ी मात्रा में करते थे। कुछ लोगों के पास मवेशी अर्थात जानवर हुआ करते थे, जो जानवरों को पालते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो खेती से समय निकालने के बाद में दस्तकारी यानी कि अन्य प्रकार के कार्य, कुछ चीजों का निर्माण करना होगा, उत्पादन करना हो गया, इस रिलेटेड काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ वर्ण था, ठीक है। फिर जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग क्या हो गए, अपने आप जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। ये बांटने का कार्य अगर आप ये कहो कि केवल ब्राह्मणों ने किया, ऐसा नहीं है, समाज ने इनको बांटने का कार्य किया है। जो जातियां और उपजातियां आपको देखने को मिलती हैं कि भाई आपको वैश्यों में भी कई जातियां मिल जाएंगी, शूद्रों में भी कई सारी जातियां मिल जाएंगी, ठीक है, और क्षत्रियों में भी अगर आप देखो तो कई प्रकार के आपको लोग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जातियां और उपजातियां निकल के आई, इस वजह से निकल के आई
क्योंकि समाज में जब ये नए लोग आए और समाज में फर्क बढ़ने लगा, ठीक है, तो लोगों को जातियों और उपजातियों में बांटा जाने लगा उनके कार्य के आधार पर, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा कि भाई आप ये कार्य कर रहे हो अर्थात आपकी ये जाति है और समाज में आपका ये दर्जा है, ठीक है। आप अगर पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप अगर पूजा पाठ का काम कर रहे हो अर्थात आप ब्राह्मण हो और समाज में आपकी ये पदवी है। आप साफ सफाई का काम कर रहे हो अर्थात आप ये हो, ठीक है, आप शूद्र हो और आपके समाज में ये पदवी। शूद्रों में भी आप साफ सफाई का किस प्रकार का कार्य कर रहे हो, आप बिल्कुल ही मतलब साफ सफाई के भी तो कई सारे कार्य होते हैं ना, उसमें भी ये देखा गया कि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, ठीक है, और आपका व्यवसाय क्या है, आप सफाई भी कर रहे हो तो कौन क्षेत्र में कर रहे हो। दूसरा देखा गया देखते हैं वैश्य लोगों को, ठीक है, उनका क्या, आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है, आप किस चीज का उत्पादन कर रहे हो तो आप वैश्य हो, ठीक है। अब उत्पादन भी आप किस चीज का कर रहे हो, आप लकड़ी से रिलेटेड चीजों का उत्पादन कर रहे हैं अर्थात आप क्या हो गए, बढ़ई हो गए। आप मिट्टी से रिलेटेड कोई चीज का उत्पादन कर रहे हैं, आप कुम्हार हो गए। आप लोहे से रिलेटेड किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं अर्थात आप लोहार हो गए। आप क्या है कि बाल बनाने का काम कर रहे हो अर्थात आप क्या हो गए, नाई हो गए। तो लोगों को यहां पर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर जातियों और उपजातियों में इस प्रकार से यहां पर डिवाइड किया गया। यहां पर पूर्ण रूप से जो कार्य है वो ब्राह्मणों का नहीं, समाज को जाता है, ठीक है, समाज ने ऐसा यहां पर किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। हाँ, जो यहाँ पर दर्जे दिए गए थे कि भाई आपका ऊंचा दर्जा है, आपका नीचा दर्जा है, ये दर्जे स्थायी बिल्कुल भी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। जैसे कि भैया वहां पर क्या है कि मान लेते कोई वैश्य वर्ण है, ठीक है, कोई वैश्य वर्ण है और वैश्य वर्ण में मान लो कि 5 जातियां आ गई, ठीक है। अब इन जातियों के पास में कितनी सत्ता है, कितना प्रभाव है, ठीक है, कितने संसाधन इसके पास में, इसके आधार पर समाज में उसका दर्जा तय किया जाएगा, ठीक है। समाज में उसका क्या दर्जा होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अगर वैश्य वर्ण के व्यक्ति हैं तो उनके पास में कितनी सत्ता है, कितना प्रभाव है, समाज के ऊपर उनका कितना प्रभाव है और उनके पास कितना संसाधन। मान लो कि भाई 5 लोग यहां पर रह रहे, मान लो कि भाई A B C D, ये 5 लोग रह रहे हैं एक जगह पर, ठीक है। अब ABCD में जो D जाति है, इसकी जाति जो है सबसे नीची मानी जाती, जाति नीची मानी जाती, लेकिन इसके पास में पावर बहुत है, तो इस व्यक्ति का जो समाज में दर्जा होगा वो इन तीनों से ऊपर होगा, इन तीनों से ऊपर होगा, ठीक है, इन तीनों से इसका दर्जा होगा ऊपर। इस हिसाब से कहा जा रहा है जो दर्जे थे समाज में स्थायी नहीं थे, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में, ठीक है, कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर दर्जे बदलते रहते थे, ठीक है। अब मान लो कि भाई बी के पास में अचानक से सत्ता, प्रभाव और संसाधन ज्यादा आ जाते हैं तो भाई बी का समाज में सबसे अधिक दबदबा हो जाएगा, ठीक है। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, ठीक है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि मान लो कि 5 इलाके हम ले रहे हैं, यहां पर है 1 2 3, 1 2 3 4 और एक और ले रहे हैं ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलाके यहां पर हैं। यहां पर क्या है कि ए जाति का सबसे अधिक दबदबा है, यहां पर सी जाति का सबसे अधिक दबदबा, यहां पर बी जाति का दबदबा, यहां पर फिर से ए का दबदबा और यहां पर डी का दबदबा है। तो या किस इलाके में किस जाति का सबसे अधिक दबदबा होगा, ऐसा तय करना वहां की उस जाति के, ठीक है, सत्ता, प्रभाव और संसाधन के ऊपर नियंत्रण करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर ए जाति को सबसे ऊपर मान लिया गया अर्थात ए जाति ही हर जगह सबसे ऊपर रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। अब मान लो कि अगर मुगलों का साम्राज्य आ जाए, मुगल राजा हो गए, तो मुगल जहां भी होते थे वो अपने आप को पावरफुल मानते थे, उनका वहां पर ताकत बढ़ जाती थी, ठीक है, और उनका जो समाज में दबदबा था वो भी बढ़ जाता था, दर्जा बढ़ जाता था। और हिंदुओं की सरकार आ जाए, ठीक है, तो हिंदुओं का दबदबा बढ़ जाता है। ये आज भी है, ठीक है, ये आज भी आपको देखो, आज बड़े पैमाने पर, लेकिन आज छोटे तौर पर आपको देखने को मिल जाता है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। देखो, जातियां और उपजातियां जो थी ये क्या करती थी, अपनी जातियों के लोगों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, कि भाई आप सीमित रहोगे, आप अपनी जाति के दायरे में रहोगे, ठीक है, इसका नियंत्रण करने के लिए वो अपने नियम बनाती थी, ठीक है। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जैसे कि भाई एक जाति है ब्राह्मण जाति, ठीक है, तो ब्राह्मण वैसे वर्ण है, ठीक है, इसके अंदर भी जातियां आपको देखने को मिलती हैं। कोई मिश्रा है, कोई शुक्ला है, कोई आपको शर्मा देखने को मिल जाएगा, कोई दुबे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कोई तिवारी देखने को मिल जाएगा। तो जातियां ये हैं, ठीक है। जातियां क्या करती थी, अपने व्यक्तियों को अपनी जाति की हद में बने रहें इसके लिए नियम बनाती थी, ठीक है। और इन नियमों का जो पालन करवाता था वो थी बड़े बुजुर्गों की एक सभा, ठीक है, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। जाति पंचायत
पंचायत के बारे में आपने कई बार सुना होगा, तो जाति पंचायत इसे ही कहते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना होता था। होता क्या था कि जैसे कि भाई मान लेते हैं ये इतना बड़ा गांव है, ठीक है, इतना बड़ा गांव है। अब इस गांव में क्या है कि हम मान लेते हैं कि भाई ये 4 हो गए। यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्षत्रिय रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई वैश्य रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैश्य रहते हैं और यहाँ पर रहते हैं शूद्र, यहाँ पर रहते हैं शूद्र, ठीक है। तो इन चारों की अपनी अपनी एक अलग जाति पंचायत होगी, ठीक है। इसकी अलग जाति पंचायत होगी, इसकी अलग जाति पंचायत होगी, इसकी अलग, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे गांव की एक अलग पंचायत होगी, ठीक है। तो 2 प्रकार से आपको पंचायतें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो जाति पंचायत जो थी उसका कार्य था कि अपनी जाति के लोगों को जाति के हद में रखना, कि भाई विवाह होगा तो आपकी जाति में ही आपका विवाह होगा, ठीक है। दूसरा, आपके जो कार्य हैं वो अपनी जाति के हिसाब से ही आपको देखने, जाति पंचायतें कार्य करवाती थी वहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, जाति पंचायत को अपने निवास के जो गांव होते थे, ठीक है, उन रिवाजों का भी पालन करना पड़ता। जो गांव की पूरी एक पंचायत थी वो ये देखती थी कि भाई गांव के लोग जो हैं उनका नियम अपने नियम के दायरे में रहें, ठीक है। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का भी शासन होता था। जहां पर मुखिया का शासन होता था वो अपने अलग प्रकार के, जैसे आज आप देखते हो प्रधान, ऐसे पहले मुखिया हुआ करते थे, वो अपने नियम बनाता था और रखता था, ठीक है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे आज के टाइम आप देखते हो हमारे देश में राज्य हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा देश है, ठीक है, देश के अंदर राज्य पाए जाते हैं। इसी तरह से गाँव होते थे, ठीक है। गाँव का एक अलग पूरा का पूरा संविधान हुआ करता था, नियम होते थे, और गाँव के अंदर जो थी जाति पंचायतें होती थी। गांव की पंचायत तो अपने गांव के नियम बनाती ही थी, ठीक है। उस गांव के पंचायत के अलावा उस गांव में जाति पंचायत भी होती थी, वो अपने अलग नियम बनाती थी, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हो, ठीक है। और जाति पंचायत के नियमों का पालन उस जाति के व्यक्ति करते थे और गांव की पंचायत के नियमों का पालन पूरे गांव के लोग करते थे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं भारत के जो हमारे भारत देश में जो कानून है, ठीक है, केंद्रीय कानून है, उनका पालन पूरा देश करता है। और अलग अलग राज्यों में जो कानून बनाए गए हैं वो अलग अलग राज्यों के लोग उनका पालन करते हैं, ठीक है। अब भाई अगर कोई बिहार में कानून बनाया गया तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उसका पालन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि बिहार में दारू बंद है, उत्तर प्रदेश में तो बैन है नहीं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति दारू पी सकता है। अगर भारत में दारू को बैन कर दिया जाए तो पूरे भारत के व्यक्ति नहीं पी सकते, ठीक है। लेकिन चूंकि केवल बिहार में बैन की गई इसलिए बिहार का व्यक्ति नहीं पी सकता, उत्तर प्रदेश में आप पी सकते हो। आप एक काम करो, उत्तर प्रदेश में डेली आओ, दारू पियो, फिर बिहार चलिए आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप बिहार में रहकर के दारू पियोगे तो ये कानून के विरुद्ध है, ठीक है। इस हिसाब से जाति पंचायत और गांव की पंचायत कार्य करते थे, ठीक है। आप क्षेत्र और साम्राज्य ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर काफी बड़ा है, मैं इस बात को मानता हूं, ठीक है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, अभी टाइम और लगेगा, बट देखो हम चैप्टर काफ़ी बड़ा है उस बात पर नहीं जाएंगे, बट हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा समझता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, हाँ यहाँ तक डिस्कस कर लिया। क्षेत्र और साम्राज्य, इसको देखते हैं। तो चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे, जैसे कि चोल हो गए, ठीक है, तुगलक हैं, मुगल हैं, इनके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान एक हैं जिनका नाम है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। इन्होंने 1266 से लेकर के 1287 तक राज किया था, 1287 तक भारत पर राज किया था, भारत के दिल्ली में राज किया था, ठीक है। कहा जाता है इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा कहा जाता है, इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत में प्रशस्ति लिखी गई, उसमें कहा जाता है कि इनका जो साम्राज्य था ये एक विशाल साम्राज्य के शासक इनको बताया गया है, जो कि पूर्व में बंगाल, ठीक है, बंगाल का गौड़ इलाका, यहां से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, ठीक है, गजनी तक इनका साम्राज्य फैला था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, ठीक है, द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ कहा जाता भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो इसका मतलब ये होगा कि भाई पूरे भारत के ऊपर इनका कब्जा था, ठीक है। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। ऐसी संस्कृति में, ऐसे संस्कृत प्रशस्ति में बात कही गई है। अब हमारे इतिहासकारों ने जब इस चीज को पढ़ा, ठीक है, इस प्रशस्ति को पढ़ा और उस समय के इतिहास को देखा, तो उन्होंने इस बात के बारे में कहा है कि इन जो इतिहासकार इन विजय अभियानों के इस दावे को अतिशयोक्तपूर्ण मानते, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो इतिहास में ऐसा बताया गया है कि जैसे कि भाई चोल हैं, तुगलक हैं, मुगल हैं, ये ऐसे शासक थे जिनके काफी बड़े बड़े राज्य थे, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़े इलाके पर अपना साम्राज्य फैलाया था और बड़े इलाके पर ये राज करते थे। दिल्ली के एक सुल्तान का एग्जांपल दिया जा रहा है, गयासुद्दीन बलबन, कहा जाता है इन्होंने 1266 से लेकर के 1287 तक राज किया। इनके ऊपर संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी गई थी। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसनात्मक वर्णन,
ठीक है, प्रशंसात्मक उसके बारे में कोई बात कहना, ठीक है, उसकी बड़ाई में कोई बात कहना, ठीक है, उसके बारे में मतलब अच्छी अच्छी बातें कहना। तो इस प्रशस्ति में कहा गया है जो इनका साम्राज्य था वो बंगाल में गौड़ इलाके से लेकर के अफगानिस्तान में गजनी तक फैला था। इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। अब अगर आप ऐसे देखो तो ये तो संपूर्ण भारत हो गया, ठीक है, तो संपूर्ण भारत हो गया। इसमें अगर आप देखो तो गुजरात की भी बात कर दी गई जो हमारा सबसे पश्चिमी इलाका है, और इधर बात की गई बंगाल का गौड़, ठीक है, तो ये आपका इधर वाला मतलब हालांकि अरुणाचल प्रदेश वगैरह छूट जाता है, लेकिन बंगाल का गौड़ इलाका अगर आप देखो तो ये लगभग हमारे देश का एंडिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको मतलब राज्य तो कई सारे मिलते हैं लेकिन काफी बड़ा इलाका हो गया। अगर हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने जब इतिहास को पढ़ा और उस समय के अन्य शासकों के बारे में पढ़ा तो उन्होंने इस इतिहास के वर्णन को अतिशयोक्तपूर्ण माना, यानी कि ये पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे इतिहास पढ़ोगे तो सन 700 तक आते आते अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। कई इलाकों में आप देखो चोलों का साम्राज्य था, कई इलाकों में अगर आप देखो तो चालुक्यों का साम्राज्य था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई इलाकों में आपको अलवार संत देखने को मिलते थे, कई इलाके में नयनार संत देखने को मिलते, कहीं पर ब्राह्मणों का मतलब क्या ज़्यादा दबदबा था, कहीं पर आपको तमिल भाषा देखने को मिली, कहीं पर आपको अन्य भाषाएं देखने को मिलेंगी, हिंदी भी कहीं पर कार्य कर रही है, ठीक है, कहीं पर बंगाली भाषा कार्य कर रही है। तो 700 तक आते आते जो अलग अलग भारत में क्षेत्र देखने को मिलते थे वहां के भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी कि भाई इस राज्य की ये भाषा है, यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता ये, यहाँ पर ये संत ज्यादा देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ये धर्म देखने को मिलता है। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंश से भी जुड़े हुए थे कि भाई यहाँ पर राजपूतों का राजवंश है, वो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर क्या है कि मराठाओं का राजवंश है, यहाँ पर मुगलों का शासन चल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से जो विशेष क्षेत्र थे, क्षेत्र विशेष शासकों के राजवंश से जुड़े हुए थे, ठीक है, कि भाई महाराष्ट्र मराठों का हो गया, ठीक है। इसके अलावा वीर शिवाजी ने देखो बहुत अधिक काम किए, ठीक है। इसके अलावा राजपूतों ने काफी अधिक काम किए। तो अलग अलग जो राज्य थे, अलग अलग क्षेत्र थे, वो उस क्षेत्र के शासक राजवंश से जुड़े हुए थे, ठीक है। इन राज्यों के बीच काफी टकराटें भी चलती रहती थी कि भाई चोल हैं चालुक्यों से लड़ रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे ये राजपूत हैं मराठों से लड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई किसी से लड़ रहा है। मतलब भारत के अंदर एक राजवंश दूसरे राजवंश से टक्कर करता ही रहता था। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। जैसे कि चोलों को देखो, ठीक है, तो चोलों ने कई सारे राजवंशों को हरा करके अपना एक बहुत बड़ा राजवंश खड़ा कर दिया था। उनका मतलब काफी बड़े इलाके पर परचम था। इनके ऊपर मूवी भी बनाई गई। खलजी हो गया, ठीक है, खलजी अगर आप राजवंश को देखोगे तो इन्होंने भी अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तुगलक, मुगल जैसे राजवंशों ने अनेक क्षेत्रों में अपना विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाए थे। अगर आप देखो तो समान रूप से स्थिर और सफल तब कहा जाएगा लगभग आप 100 साल तक राज करो, लेकिन आपने अपना साम्राज्य खड़ा किया, 10-20 साल के अंदर कोई आया उसने आपको पलट दिया, ठीक है, फिर कोई आया फिर उसने आकर आपको पलट दिया। तो ऐसे समान रूप से मतलब क्या है कि इनका राजवंश लंबे टाइम तक नहीं चला, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, फिर कोई आया फिर कोई गया, फिर आया फिर कोई गया। इस तरह हिसाब से मतलब ये राजवंश आते रहे जाते रहे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ढलान पर था। 18वीं सदी को अगर आप देखो 1700 से 1800 के बीच में जब अंग्रेज हमारे देश में अंग्रेजों ने काफी बड़े तौर पर काम किया तो ये जो मुगल राजवंश था ये पतन की ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, जो सामंत वर्ग था वो सर उठाने लगा, ठीक है, क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन बरसों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रवृत्ति अब बदल गई थी क्योंकि हमारे पर अंग्रेज आ गए थे, ठीक है। अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, जो बरसों से क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रशासन की यहाँ पर नीति चल रही थी, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के शासन चल रहा था, उस क्षेत्र की प्रवृत्ति अब बदल गई। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैल गई। इस क्षेत्र को विरासत मिली। हाँ, एक मिनट, क्या कहा जा रहा है, 18वीं सदी में जो मुगल राजवंश जो था पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अलग अलग क्षेत्रों में जो सामंत वर्ग था वो सर उठाने लगा। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना साम्राज्य खड़ा करना है, ठीक है, आगे बढ़ाना है, ये जो प्रशासन की नीति चल रही थी उसमें क्षेत्रों की प्रवृत्ति अब बदल गई। अब जो साम्राज्य थे छोटे छोटे इलाकों में शिफ्ट हो गए थे,
ठीक है, शिफ्ट हो गए थे। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों में फैल गई, जो कि इन क्षेत्रों को विरासत में मिली। ठीक है, इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से चलता है जो इन क्षेत्रों में उभरी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती। हाँ, अब इस चीज को समझो। जैसे कि भाई मुगलों का शासन बहुत लंबे टाइम पर रहा। ठीक है, तो मुगलों ने क्या किया, काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो अलग अलग धर्म के लोग थे उनको कन्वर्ट करके मुगल बना दिया, उनकी भाषा को बदल दिया, उनकी संस्कृति को चेंज कर दिया। अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी लेकर के आ गए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को चेंज कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से कहा जा रहा है जब मतलब बड़े पैमाने पर काफी लंबे समय तक, ठीक है, क्षेत्रीय राज्य जो तो अलग अलग राज्यों का शासन चलता रहा, तो इससे हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी उसमें काफी अधिक परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, उन राज्यों का प्रभाव देखने को मिला, उन साम्राज्यों का प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में देखोगे अकबर ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे। आज हम जो ये नीति देखते हैं IAS IPS वाली, ठीक है, ये अकबर ही लेकर के आए थे। ठीक है, ये नीति जो थी अकबर ही लेकर के आए थे, अकबर की ही नीति है, थोड़ी सी बदली हुई रूप में आज हमको ये देखने को मिलती। ठीक है, तो ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है कि भाई संस्कृति ही पूरी बदल डाली, भाषा ही पूरी बदल डाली। ठीक है, सन 700 से लेकर के 1700 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रवृत्ति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी। ठीक है, जो इन क्षेत्रों की अगर आप संस्कृति को देखोगे तो कहा जा रहा है इन 1000 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रवृत्ति थी, ठीक है, प्रकृति थी, ठीक है, जो प्रकृति थी, जो इनका स्वरूप था, वो एक दूसरे से कट के अलग अलग नहीं पनपा, सभी एक साथ में अलग अलग तरीके से पनपते रहे। ठीक है, हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, सबके अपने अपने चरित्र की अलग अलग विशेषताएं बनी रही। ठीक है, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। ठीक है, कि भाई मुगल आए, ठीक है, और इसके बाद अंग्रेज आए तो उनका भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, लेकिन अपनी अपनी जो विशेषताएं थी, उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी, वो बनी रही। ठीक है, ऐसा नहीं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, जो विशेषताएं पहले थी वो बनी रही, लेकिन बदलाव काफी सारे देखने को मिले। ठीक है, बदलाव कई सारे देखने को मिले। अब हम बात करते हैं भाषा और क्षेत्र की। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, ठीक है, माआवारी, गौड़ी, अवधी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हिंदवी। इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा और एक संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये प्राचीन भाषा है, केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। हाँ, देखो क्या कहा जा रहा है, सन 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया, हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जैसे कि अगर आप कर्नाटक में देखोगे तो यहाँ पर द्वार समुद्री बोली जाती थी। ठीक है, कश्मीर में क्या है कि कश्मीरी भाषा थी। ठीक है, कश्मीरी, लाहौरी, सिंधी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी भाषा बोली जाती थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी दो राज्य हो गए, बट आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य जब एक ही था तो वहाँ पर तेलंगानी नाम की भाषा बोली जाती थी। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में गुजरी भाषा बोली जाती थी, तमिलनाडु में मावारी भाषा बोली जाती थी, बंगाल में गौड़ी, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती थी, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हिंदवी। तो यहाँ पर जब इन्होंने, अमीर खुसरो ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं देखी, तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाओं को नोट करके दे दिया। साथ ही उन्होंने एक भाषा ऐसी देखी जो किसी राज्य की भाषा नहीं थी, लेकिन जो हमारे एक ब्राह्मण वर्ग था वो इस भाषा का प्रयोग करता था, और वो भाषा थी संस्कृति। ये भाषा जो है एक अलग प्रकार की विशेष भाषा मानी गई। ठीक है, पुराने और नए धर्म, इसको भी देखते हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर होती थी कि भाई हमें पूजा करनी है। दैविक तत्व जो थे उसमें कभी कभी व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर अपनी आस्था को रखता था। ठीक है, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। ठीक है, जो धार्मिक परंपराएं अगर आप देखोगे, इनमें भी इन 1000 सालों के दौरान काफी बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? दैविक तत्व जो था उसमें लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल व्यक्तिगत हो जाती थी। ठीक है, कि भाई हम अकेले पूजा करेंगे, व्यक्तिगत आस्था लोग दिखाने लगते थे कि भाई इस व्यक्ति के प्रति हमारी क्या है कि आस्था है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता था, आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक भी हो जाता था कि इस व्यक्ति का बहुत बड़े तौर पर सामूहिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव है, इसकी पूजा बहुत लोग करते हैं, या फिर इनकी क्या है कि इन धार्मिक परंपराओं को बहुत अधिक लोग मानते हैं। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी कि धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित था। भाई किसी भी दैविक तत्व की
आस्था, ठीक है, सामूहिक आस्था की अगर बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो ये वहाँ के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी, ठीक है। जैसे कि इन समुदायों का सामाजिक संसार बदल गया, वैसे ही इनकी आस्था में परिवर्तन आया। जैसे आप एक टाइम पर देखो, पहले जो कहानियाँ बना करती थी, ठीक है, अगर आप आज के टाइम पर कथाएं पढ़ते हैं, भगवान की कथाएं पढ़ोगे, तो उस समय जो कहानियाँ बना करती थी, जैसे कि आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, ठीक है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा में मुख्य रूप से प्रसाद क्या बनता है? मुख्य रूप से प्रसाद बनता है पंजीरी, और क्या है कि आटे की पंजीरी बनती है और पंचामृत बनता है। ये क्यों बनता है? क्योंकि उस टाइम पर आटे की पंजीरी और पंचामृत बनाना उस समय के लोगों की आर्थिक ये स्थिति यही थी कि वो ये बना सकें। उस टाइम के जो हर व्यक्ति के अगर आप देखो तो वो हर प्रकार का मतलब 56 भोग नहीं बना सकता था, ठीक है। तो उस समय की जो तो नीतियाँ जो बनी, उस समय की जो कथाएं बनी, उस समय जो क्या है कि अवस्थाएं बनी, उस हिसाब से उस समय पर चीज़ों को बनाया गया, ठीक है। जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदला, वैसे इन आस्थाओं में परिवर्तन भी आता गया, ठीक है। जैसे कि उस टाइम पर व्यक्ति भगवान को चढ़ाने के लिए क्या जाता था? फूल। आज देखो शिरडी के साईं मंदिर में कितना धन चढ़ाया जाता है, ठीक है, बालाजी में कितना धन चढ़ाया जाता है। पहले इतना धन चढ़ता था क्या? नहीं चढ़ता था। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक स्थिति बदलती गई, लोगों की आस्था में भी परिवर्तन आता गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इन हजार वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था का भी कोई बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, ठीक है। वैयक्तिक का अर्थ होता है व्यक्तिगत, ठीक है। वैयक्तिक का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है। तो कभी कभी जो आस्था देखने को मिलती थी व्यक्तिगत स्तर पर देखने मिलती थी, लेकिन आमतौर पर ये इसका जो स्वरूप होता था सामूहिक होता था, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की आस्था किसी एक जगह पर या किसी एक देवता पर हो, ठीक है। किसी भी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म, ठीक है, प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था, ठीक है। जो भी किसी भी मतलब दैविक तत्व में अगर आप आस्था देखोगे तो स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था, ठीक है। इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई सारे बड़े परिवर्तन आए। हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं का उद्भव हुआ, ठीक है। अच्छा, उद्भव क्यों हुआ जानते हो? उद्भव इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म था, इसमें अगर आप देखो तो लोगों को वर्ण व्यवस्था में डिवाइड कर दिया गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्रथाएं उठने लगी, अलग अलग मजहब आने लगे। जैसे कि आप देखोगे, एक आ गया आपका बौद्ध धर्म, एक आ गया जैन धर्म, फिर अलवार संत आ गए, नैनार संत आ गए। इसके अलावा और भी कई सारी प्रथाएं आई, ठीक है। और प्रथाएं तो नहीं कह सकते, बट अलग अलग प्रकार के मजहब आने लगे, ठीक है। तो इसके लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, और अलग अलग क्षेत्रों में लोग क्या करने लगे, अलग अलग देवताओं को अपना स्थानीय देवता मानने लगे, ठीक है, और उनकी पूजा करने लगे। तो ब्राह्मणों ने जब यहां पर देखा कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख देवता निकल कर आ रहे हैं, उनकी पूजा की जा रही है, तो ब्राह्मणों ने उन क्षेत्रों में गए और जाने के बाद में उन देवताओं को प्रमुख देवता का एक रूप बताया, ठीक है। जैसे कि अगर आप हमारे जगन्नाथ भगवान को देखोगे तो जगन्नाथ जो थे पहले एक स्थानीय देवता माने गए थे, ठीक है, भाई स्थानीय देवता हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने वहां पर जाकर के उनको समझा, उनके पीछे की स्टोरी को पूरा समझा, और फिर उन्होंने बताया कि भाई ये हमारे श्री कृष्ण भगवान जो थे उनका एक रूप है, ठीक है, उनका एक रूप है, परम परमेश्वर का एक रूप है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न देवियों, विभिन्न देवताओं को प्रमुख देवता का एक रूप बनाया, ठीक है। और इस तरह से अगर आप देखो तो अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे देवी देवताओं का उद्भव हुआ। राजा द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि, ये अगर आप देखो तो इन क्षेत्रों में कई सारे बड़े परिवर्तन आए कि भाई ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा इस क्षेत्र में, ठीक है, मतलब इस समय, ठीक है, लगभग 700 से लेकर के 1750 के बीच में। इसके अलावा राजाओं ने कई सारे मंदिरों को निर्माण करवाया। वो बात अलग की है कि मुगलों ने आकर मंदिरों को नष्ट कर दिया। समाज में पुरोहितों और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया, ठीक है, सत्ता इनकी बढ़ गई। ये चीजें आपको देखने को मिलती है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ब्राह्मणों को भाई संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था, ग्रंथों का, तो ब्राह्मणों का आदर बहुत होता था। उनके संरक्षक भी थे। नए शासक जो स्वयं को प्रतिष्ठा की चाह में थे, ठीक है, नए शासक वर्ग क्या करते थे, अपनी प्रतिष्ठा चाहते थे नए शासक वर्ग की भाई हमारी प्रतिष्ठा की जाए, ठीक है, हम राजा बन जाएं, ठीक है। तो नए शासक थे जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में दबदबा भी बढ़ गया। हाँ, क्या कहा जा
रहा है, जो ब्राह्मण वर्ग था, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग अगर आप देखोगे समाज में, इनके पास में संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था, ठीक है, इसकी वजह से समाज में इनका आदर होता था। इसके अलावा इनके संरक्षक भी थे। संरक्षक कौन थे? नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे कि उनको भी समाज में प्रतिष्ठित किया जाए, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया। अब भाई ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों का समाज में बहुत उस समय पर बोलबाला था, ठीक है, ब्राह्मण जो कह देते थे वो होता ही होता था। तो ब्राह्मणों का संरक्षण प्रदान करना किन्होंने शुरू कर दिया? राजा लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ, ठीक है। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा, ठीक है। कुरान शरीफ को अगर आप देखोगे तो इसका जन्म अरब में हुआ है, ठीक है, और व्यापारी जो हमारे यहाँ पर आए, अप्रवासी आए, ठीक है, मुगल आए, तो इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे भारत में इसी टाइम में मध्यकाल में कुरान शरीफ को लेकर के आए। अगर आप मध्यकाल से पहले देखो तो भारत में एक भी मुसलमान नहीं था, ठीक है। आज देखो भारत के टुकड़े कर दिए। इसके अलावा भारत में 40% के आसपास मुसलमानों की आबादी हो चुकी है, और अभी भी कहते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, ठीक है, हम अल्पसंख्यक हैं, अभी भी कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। अब देख लो, जब ये 70% के आसपास पहुंच जाएंगे तब कहेंगे कि भाई अब हम मेजॉरिटी में आ गए हैं, ठीक है, तब कहेंगे कि मेजॉरिटी में आ गए। अभी ये माइनॉरिटी में है, ठीक है। इनकी जनसंख्या अगर देखी जाए तो मुगलों की अब इस समय मुगल नहीं कह सकते, ठीक है, मुगल शब्द से ये लोग अपने आप को बुलवाना पसंद नहीं करते हैं। अभी हम अगले चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल जो हमारे के मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या अगर आप देखो तो 40% के आसपास पहुंच गई, ठीक है, बट अभी भी ये माइनॉरिटी अपने आप को कहलवाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते। फिलहाल हमारा ये टॉपिक आज नहीं है कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, हमारा मेन टॉपिक है इतिहास को डिस्कस करना, ठीक है। तो यही वो टाइम पीरियड था 700 से लेकर के 1750 के टाइम के बीच में, जब हमारे देश में अलग अलग धर्मों का आगमन हुआ, जिसमें कुरान शरीफ जो है ये पहले 7वीं सदी में, ठीक है, जो 7वीं सदी चल रही थी 600 से लेकर के 700 के बीच में, व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए भारत में आया। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, ठीक है, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते, ठीक है। इनका कहना है कि भाई अल्लाह के अलावा बाकी कोई पूजने के लायक नहीं है, ठीक है, और इनकी जो अजान होती है उसमें भी यही कहा जाता है, ठीक है। और इसी वजह से कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और इसके साउंड को कम करने की बात की गई कि भाई स्पीकर लगाकर जो आप बोलते हो कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजने के लायक नहीं है, ये आप अपने घर में कहो, अपनी मस्जिद में कहो, ठीक है, हमारे कानों में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, और इसी वजह से साउंड के आवाज़ को कम किया गया। कई शासक इस्लाम और इनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण दे देते हैं। देखो, जो हमारे यहाँ पर मुगलों का साम्राज्य आ गया तो उन्होंने जो इस्लाम के विद्वान धर्मशास्त्री थे, जो न्याय शास्त्री थे, जिनको उलेमा कहा जाता, इनको संरक्षण भी प्रदान किया, ठीक है। तो ये जो इस्लाम है हमारे भारत देश में 7वीं सदी में आया, याद रखना, ठीक है। हिंदू धर्म की बात, इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में शिया थे, जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे। याद रखना, देखो लोग कहते हैं कि मुसलमान धर्म में आपको मतलब सभी को एक समान माना गया, इसमें आपको विभाजन देखने को नहीं मिलता। मुसलमानों में भी विभाजन है। क्लास 12 के एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक शिया है, एक सुन्नी आपको देखने मिलेंगे। शिया सुन्नी के अंदर भी आपको विभाजन देखने में, कोई अफगानी कहलाता है अपने आप को, कोई कुछ कहलाता है, तो इसके अंदर भी आपको विभाजन कई सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदू धर्म की ही तरह इसमें अगर आप देखोगे तो इस्लाम के अनुयायी जो है अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया हैं। अब जो शिया हैं वो कौन है? पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे जिनका नाम था अली, ठीक है। अली को मुसलमानों को विधि सम्मत नेता जो मानते हैं उनको कहा जाता है शिया, ठीक है। और कुछ है सुन्नी जो है वो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, खलीफा के प्रभुत्व को। अच्छा, खलीफाओं ने ही पूरे विश्व में इस्लाम का डंका बजाया है, ठीक है। इस्लाम का डंका अगर किसी ने बजाया तो खलीफाओं ने ही बजाया है, ठीक है, सुन्नी लोगों ने बजाया है, ठीक है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा थे। इस्लाम का जो आरंभिक दौर था, स्टार्टिंग टाइम था, उस टाइम पर जिन लोगों ने इस्लाम का नेतृत्व किया था वो खलीफा ही थे, ठीक है। और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। अगर आप इस्लामी न्याय सिद्धांत को देखोगे तो भारत में हनफी और शफी दो सिद्धांत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे, ठीक है। अगर आप देखोगे शिया और सुन्नी में या फिर इस पूरे इस्लामी न्याय सिद्धांत में देखोगे तो कई महत्वपूर्ण अंतर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं पूरे के पूरे इस्लाम धर्म में, ठीक है। और केवल इस्लाम धर्म में नहीं, अलग अलग
धर्मों में, अलग अलग प्रकार के मजहबों में आपको धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों में भिन्नताएं देखने को मिलती है। भाई हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। समय और इतिहास के कालखंड पर अगर हम विचार करें, ठीक है, तो इस इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते। जो हमारे इतिहासकार हैं वो किसी भी समय या फिर किसी भी टाइम को कैलेंडर की तरह नहीं देखते, ठीक है, समय को घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, ठीक है, यानी कि घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। हाँ, इस चीज़ को क्या कहा जा रहा है, जैसे कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे इतिहास को आज 3 खंडों में डिवाइड किया गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। बट अगर हम इसको देखें कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक इनका राज था, या फिर इस टाइम से इस टाइम तक इनका राज था, इतने सालों तक इन्होंने राज किया, तो पूरे इतिहास को जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, हमारे यहाँ के इतिहासकार इस पूरे के पूरे डिवीजन को या फिर जो इतिहास के कालखंडों की अगर विचार की जाए तो इसको जो डिवाइड किया गया है इसको घंटों, दिनों या वर्षों में नहीं गिनते हैं, ठीक है। उनका नज़रिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। जो समय है, ठीक है, ये सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसके बारे में। कहा जा रहा है इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों में बीतने के रूप में नहीं देखते, ठीक है। जो इतिहासकार हैं वो पूरे के पूरे इतिहास को समझने के लिए या किसी एक राजा के इतिहास को समझने के लिए समय को, ठीक है, समय को किसी टाइम पीरियड में नहीं देते या फिर किसी वर्ष में नहीं देते। टाइम पीरियड हम कह सकते हैं। जो इतिहासकारों का नजरिया होता है वो ये है कि भाई समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। जो समय है, जैसे कि भाई 700 से लेकर 1700 के बीच में जो समय, अगर आप इसमें देखो, जो समाज में और आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, जो संगठन बने, ठीक है, उनको झलकाता है, ठीक है, उनके बारे में यहां पर लिखता है, ठीक है। ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अधिक स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। जैसे कि देखो, मुगल आए, ठीक है, मुगलों के बाद में अंग्रेज आए, तो मुगलों का इतिहास हो गया, अंग्रेजों का इतिहास हो गया। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में कितना परिवर्तन आया। प्राचीन भारत में अगर आप आर्थिक क्षेत्र में देखोगे तो बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मध्यकाल में आ जाते तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधरी, ठीक है। फिर हम आ जाते आधुनिक भारत में बहुत सुधर गई। आज के टाइम पर आप आर्थिक स्थिति देखो, ठीक है, कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले बड़े कुछ युगों और या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में डिवाइड किया। पहला युग हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश, ठीक है। अब अगर आप ये विभाजन देखो तो इस विभाजन पर विचार किया, यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश का इतिहास लिखा था, और जब अंग्रेजों ने हमारे देश का इतिहास लिखा तो इस इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहला इन्होंने लिखा हिंदुओं का इतिहास कि भाई पहले शासक हिंदू बने, ठीक है, फिर बने मुसलमान और फिर बने ब्रिटिश, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने इस चीज़ को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई जो विभाजन ये किया गया है ये शासकों के धर्म के आधार पर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि शासक का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या फिर बदलाव नहीं आता। तो ये क्या है कि इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये गलत रहेगा, ठीक है। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप में की अपार विविधता की उपेक्षा की जाती है। अगर हम इतिहास को केवल हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे देश में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए, जो समाज में परिवर्तन हुए, ठीक है, जो विविधता पाई जाती है, जो भाषा में परिवर्तन हुए, इन सभी की उपेक्षा हो जाती है, ठीक है। इस काल का विभाजन को, मतलब ये जो काल विभाजन किया गया है, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं, ठीक है, कि भाई पहले हिंदुओं का, फिर मुस्लिम और ब्रिटिश का, ठीक है। अधिकतर इतिहासकार जो हैं आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं कि भाई आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक कारक क्या रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्थिक और फिर सामाजिक कारक, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में सबसे पहले आता है आपका प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन इतिहास समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, ठीक है। एक मिनट, आर्थिक इतिहास जो है समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे कि शिकारी संग्राहक,
इसके अलावा प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, ठीक है, शहरों और गांव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। तो प्राचीन भारत में अगर आप देखोगे तो कई प्रकार की चीज़ों का समावेश रहा है समाज में, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर जैसे के रूप में देख भी लिया, ठीक है। वहीं अगर हम मध्यकाल की बात करें, देखो हमारे भारत के इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया हमारे यहाँ के इतिहास को, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। तो मध्यकाल की अगर बात की जाए तो इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्य के उदय, कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, ठीक है, एक मिनट, कीमत पर, प्रधान धर्म के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। तो यहाँ पर जो इतिहास का विभाजन किया गया है वो सामाजिक और आर्थिक कारक के आधार पर दिया गया। अगर आप प्राचीन भारत में देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ों का समावेश था, जैसे कि शिकारी संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी थे, ठीक है, आपको शहरों और गाँव के निवासी देखने को मिलते थे, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य देखने को मिलते थे। वहीं मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में आप देखोगे आपको कृषि समाज का विस्तार देखने को मिलता है, जहाँ पर कृषि समाज का विस्तार हुआ, क्षेत्र और साम्राज्यों का विस्तार हुआ, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें थी बट इनका विस्तार नहीं हो रहा था, जहाँ पर विस्तार होने लगा वो आपका मध्यकाल आ गया, ठीक है। कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमतों पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, ठीक है, इसके अलावा इस्लाम धर्म, इनका विकास हुआ, ठीक है। तो ये जो विकास हुआ, विकास का काल जो रहा वो मध्यकाल रहा है, ठीक है। व्यापारिक कंपनियों का आगमन मध्यकाल में हुआ, तो जो विकास का काल रहा है उसे मध्यकाल दिया गया। फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से भी की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, ठीक है, और इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राचीन काल से मध्यकाल को कंपेयर करोगे तो प्राचीन काल में चीज़ें थी बट वैसे ही चल रही थी, मध्यकाल में उन चीज़ों का विस्तार हुआ। आधुनिक काल में क्या हुआ, आधुनिक काल में अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि भाई मध्यकाल जो है, ठीक है, आधुनिक काल में भौतिक उन्नति हुई और बौद्धिक प्रगति हुई, ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बट अगर हम आधुनिक काल को मध्यकाल से कंपेयर करके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो मध्यकाल है वो रूढ़िवादी विचार वाला काल रहा है, ठीक है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। तो मध्यकाल में अगर आप देखोगे या फिर इन 1000 वर्षों के काल में देखोगे 700 से लेकर के 1750 के बीच में, तो इस समय भारत में अगर आप देखो तो इतना अधिक परिवर्तन हुआ, भारत में इतना अधिक उन्नति हुई कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी अधिक समृद्धि हुई कि भारत, जैसे आज हम देखते हैं अमेरिका में लोग काम करने के लिए जाते, क्यों जाते, क्योंकि वहां पर कंपनियां हैं, वहां पर रोजगार मिलता है, वहां पर अच्छा पैसा मिलता है। इसी तरह से मध्यकाल में विदेश से लोग भारत में काम करने के लिए आते, क्योंकि यहां पर कंपनियां थी, कंपनियां तो नहीं कह सकते बट यहां पर रोजगार था, यहां पर पैसा था, यहां से पैसे को लेकर के वो अपने देश में गए थे, ठीक है। ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती थी। तो जो आपका मध्यकाल था ये विकास का काल रहा है, ठीक है, और आधुनिक काल आप देख रहे हैं कि भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का काल रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। देखो हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। चैप्टर काफी बड़ा हो गया, लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। जिन लोगों को इसके नोट्स लेने हैं, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, ठीक है। मेरा मानना है कि भाई अगर हम नोट्स को फ्री में दे देंगे तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, इसलिए नोट्स के लिए आपको थोड़ी सी कीमत अदा करनी होती है ताकि आप उसकी वैल्यू कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देना।